क्लास को अभी कैरी करेंगे। प्लीज बताइए, हम लोग ओए लेवल्स में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हमें जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हमारे इस सेक्शन का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या नाम है भाई? फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में हमने जो सबसे पहली चीज पढ़ना स्टार्ट की है, दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दैट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस के लिए हमने आपसे ये कहा है कि हमने कोई चार एक चीजें पढ़ी हैं। चार डेफिनेशंस मैंने आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के हवाले से कराई हैं। कौन कौन सी? कि जनाब अगर हम मोल्स की बात करें, वैसे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस चीज में मेजर करना चाहिए? इट इज मेजर्ड इन व्हाट? इट इज मेजर्ड इन मोल्स। ठीक है। फिर जब हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की हुई है, तो हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग ये बिल्ड की है कि सर 1 मोल की जब आप बात करेंगे तो उसका एक मास के साथ ताल्लुक होगा। बच्चों में जो चार आपको कल कुछ स्टैंडर्ड्स पढ़ाए थे, मैं उसको दोबारा लिखवाना चाहता हूँ। 1 मोल में बेसिकली अगर आप उसके मास की बात करेंगे तो उसके AR या फिर उसके MR या फिर उसके FR, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव फॉर्मूला मास, इन ग्राम्स के बराबर होगा। इन व्हाट? इन ग्राम्स। ये पहली अंडरस्टैंडिंग थी। फिर दूसरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि 1 मोल जो है वो अवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Na ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा। Na का मतलब क्या था? अवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसकी वैल्यू क्या है? 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स, जिसकी और ज्यादा स्पेसिफिक वैल्यू क्या है? 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। और अगर आप 1 मोल ऑफ एनी गैस की बात करेंगे तो वो जो है वो किसके बराबर होगी? दैट इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एक मोल का वॉल्यूम, दैट इज 24 dm³ एट व्हाट? एट RTP। जब आप RTP का जिक्र करेंगे तो 24 dm³ है, लेकिन अगर आप STP का जिक्र करेंगे तो 22.4 dm³ है एट STP। ठीक है। फिर जब आप चौथे मतलब की बात करेंगे तो चौथा मतलब इसका क्या है? दैट इज मोलैरिटी। अगर आप किसी सोल्यूशन की बात करेंगे तो सोल्यूशन में उस सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज इट? इट इज द मोलैरिटी। बल्कि इसको एन इज इक्वल टू क्या लिखें जी? इसको ऐसे लिखें सर, पहले तो 3 कॉन्सेप्ट हैं जो सीधा सीधा 1 मोल के बराबर हैं, जो सीधा सीधा 1 मोल के बराबर हैं। और फिर एक चौथा कॉन्सेप्ट है कि मोल्स की तादाद निकालने के लिए हम जब किसी सोल्यूशन की बात करते हैं, फॉर सोल्यूशंस हम m × v कर देते हैं। m क्या होता है? m इज द मोलैरिटी और द कॉन्सेंट्रेशन, और v क्या है? v इज द वॉल्यूम ऑफ क्या? ऑफ द मोलैरिटी ऑफ द क्या चीज? सोल्यूशन। जी भाई, यहां तक किसी को परेशानी है बच्चों? अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि सर ओ लेवल्स वालों के लिए ये जो मैंने यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है FR, रिलेटिव फॉर्मूला मास, तो बस ये बताना चाहता हूँ कि दिस वर्ड, ये ओ लेवल्स वाले इस लफ्ज को लेकर परेशान ना हो। इस लफ्ज की अंडरस्टैंडिंग ए लेवल्स वालों को होती है। फिर ओ लेवल्स वाले 6.02 × 10⁻23 को लेकर परेशान ना हो। ये ए लेवल्स वालों ने 6.02 करना है। ये 22.4 dm³ का कॉन्सेप्ट है, इसको भी लेकर परेशान ना हो। These figures are for AS levels। जी, प्लीज बताएंगे क्या आपको इन चार कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम है? कि जी एक मोल का मास इन ग्राम्स के ताल्लुक है, फिर मोल्स का पार्टिकल्स की तादाद के साथ ताल्लुक है, फिर मोल्स का वॉल्यूम ऑफ द गैस के साथ ताल्लुक है,
फिर मोल्स का वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन के साथ ताल्लुक है। तो कहने का मतलब ये था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि मोल्स में मेजर होती है, उसका ताल्लुक मास इन ग्राम्स के साथ भी होता है, उसका ताल्लुक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ भी होता है, उसका ताल्लुक वॉल्यूम ऑफ द गैस जबकि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस के साथ भी होता है। तो हर तरफ से आपने एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होती है, बस आपने एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होती है। इन तमाम रिलेशनशिप्स को यूज करके मैं भी आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आप अगर मैं कुछ सवालात बोलूं कन्वर्जन्स के, तो विल यू बी एबल टू कन्वर्ट देम? आई होप यस। ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ थोड़ा सा मोल्स के हवाले से कन्वर्जन करना सीखते हैं। हाँ जी, कन्वर्जन ऑफ जी एक सवाल लिखवाना है मैंने आपको। कन्वर्जन करना सिखानी है। स्टैंडर्ड कन्वर्जन सिखानी है। क्या लिखेंगे जी? लिखिए जी स्टैंडर्ड कन्वर्जन। वैसे तो वो भी आप सारा कुछ फार्मूले से कर सकते हैं, लेकिन आई वुड लाइक कि आप कन्वर्जन जो है वो क्या करें, कन्वर्जन बाय यूनिटरी मेथड, कन्वर्जन बाय यूनिटरी मेथड करें। हाँ जी, कन्वर्जन बाय यूनिटरी मेथड। जी पहला सवाल तो ये है बच्चों, इससे पहले कि मैं कन्वर्जन सिखाना स्टार्ट करूं, मुझे प्लीज बताइए क्या किसी को मसला है इस मोल के मतलब में? क्या किसी को मसला है इस बात से कि मोल का ताल्लुक मास के साथ भी है, मोल्स का ताल्लुक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ भी है, मोल्स का ताल्लुक वॉल्यूम ऑफ द गैस के साथ भी है, मोल्स का ताल्लुक वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन के साथ भी है? हैं? ये जो उसका पहला ताल्लुक है मोल्स का, ये है उसका मास के साथ। ये दूसरा ताल्लुक है मोल्स का, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। फिर तीसरा ताल्लुक है मोल्स का, वो है वॉल्यूम ऑफ द गैस के साथ। फिर जो चौथा ताल्लुक है वो है मोल्स का वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, चलें अब मैं काम करूंगा, मैं आपको कुछ सवालात लिखवाना स्टार्ट करता हूं। अब देखते हैं कि आप उसमें से कौन कौन सा रिलेशनशिप लगाकर उसकी कन्वर्जन करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहला सवाल है जी, सबसे पहला सवाल सुनिए। हाउ मेनी एटम्स आर देयर? हाउ मेनी एटम्स, क्वेश्चन, चलें सवाल लिखता जाता हूँ। हाउ मेनी atoms are there in 5 moles of sodium? आपने बस मुझे ये बताना है कि कौन सी दो क्वांटिटीज लिंक हो रही हैं। सर वो हाउ मेनी एटम्स की बात कर रहा है, एटम्स की तादाद पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। इन व्हाट? इन 5 मोल्स। तो किन दो बातों की बात हो रही है? सर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है और मोल्स की बात हो रही है। अच्छा, तो क्या रिलेशनशिप है इनका? इनका पहला बताओ स्टैंडर्ड क्या है? सर इनका स्टैंडर्ड ये है, अगर मोल एक हो, अगर मोल एक हो तो पार्टिकल्स की तादाद क्या होती है? 6 इंटू 10⁻23 या फिर 6.02 इंटू 10⁻23। हर कोई अपने अपने हिसाब से लिखेगा। ओ लेवल्स वाले बच्चों को पता होना चाहिए कि मुझे 6 इंटू 10⁻23 एटम्स लिखना है, और ए लेवल्स वाले को पता होना चाहिए कि मुझे 6.02 इंटू 10⁻23 लिखना है। तो मोल्स का और एटम्स का रिलेशनशिप मैंने बनाना है। 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो कह रहा जी अगर 5 मोल्स होंगे तो उसमें कितने एटम्स होंगे? सर जी उसमें x एटम्स होंगे। बच्चों क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में किसी को प्रॉब्लम है जी? क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके जवाब निकालने में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं ना? ओके ओके,
सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे x का जवाब बता दीजिए। इट वुड कम आउट टू बी 3 into 10 power 24 atoms। और अगर किसी ने वो 6 पॉइंट हाउ मेनी मार्क्स फॉर सच क्वेश्चंस, एक एक नंबर है, एक एक दो दो नंबर, एक एक नंबर का सवाल है, कन्वर्जन करना, एक एक नंबर की कन्वर्जन है ये। मैं बस आपको बता रहा हूँ कन्वर्जन यूनिटरी मेथड से करनी कैसे है आपने, ठीक है? किसी को मसला है? बच्चों लिख चुके हैं जवाब सवाल? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर देयर हाउ मेनी, अब जरा दो सवालों पे गौर दीजिए। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर देयर in 2.2 grams of water। ओके, अब यहाँ पे सवाल किसके बारे में है? हाउ मेनी मोल्स, ये मॉलिक्यूल्स के बारे में सवाल नहीं है। ये बड़ी टेक्निकल बात है, मैं सवाल में फंसाऊंगा अभी आपको। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 2.25 ग्राम ऑफ वाटर। सवाल किसका है? मोल्स का और मास का। ओके, मोल्स और मास का क्या रिलेशनशिप है? अगर आप 1 मोल की बात करेंगे तो वाटर का आपको साइड पे रफ वर्क में mr निकालना पड़ेगा। 1 into 2 प्लस O का है 16, दैट कम्स आउट टू बी 18। तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या जी? 18 ग्राम्स जी। 1 मोल का वजन होता है 18 ग्राम्स। तो अगर आपके पास वजन है 2.25 ग्राम्स, तो प्लीज बताइए कितने मोल्स होंगे? x मोल्स होंगे सर। यहाँ से दोबारा यूनिटरी मेथड लगाकर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको जवाब पता चल जाएगा। प्लीज बताइए क्या जवाब आता है? टू 2.25 into 1 divided by 18, 0.125 मोल्स जवाब आता है। ठीक हो गया जी, 0.125 मोल्स जवाब आता है। एक सेकंड, हाँ जी। यहां तक अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। अब मेरे सवाल में जरा तब्दीली चेक कीजिएगा। अब जरा सवाल में तब्दीली चेक कीजिएगा। अगर सवाल वाले ने ये पूछा सुनो जी, सवाल ये है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 2.2 grams of H2O। लो जी, इस सवाल में और उस सवाल में क्या फर्क है? बड़ा फर्क है सर, बड़ा फर्क है। कैसे फर्क है? वहां पे वो आपसे पूछा था हाउ मेनी मोल्स, यहां पूछ रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 2.25 grams ऑफ वाटर। मोल्स का मास का रिलेशनशिप है, 1 मोल हो तो mr वाली बात होती है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स की बात पता है क्या है? ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का सवाल है, उसका ताल्लुक है मास के साथ। मास गिवन है बच्चों, मोल्स कितने थे और मॉलिक्यूल्स कितने थे, फर्क है दोनों बातों में, ये सिमिलर हैं। मोल्स की तादाद कुछ और होती है, मॉलिक्यूल्स की तादाद का मतलब कुछ और है। मोल्स का मतलब कुछ और है, मॉलिक्यूल्स का मतलब कुछ और है। अब हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 2.25 ग्राम्स ऑफ वाटर, मैंने ग्राम्स मास गिवन है और मॉलिक्यूल्स लाइक मॉलिक्यूल्स की तादाद पूछी है। तो अगर मॉलिक्यूल्स का स्टैंडर्ड लेता हूं मैं 6 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं, तो इसका मास कितना होना चाहिए? इसका mr बताएं जरा। mr इज वही 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, इट इज 18। तो अगर मास 18 ग्राम्स होगा
तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6 × 10⁻23 होंगे। यहाँ पे फिर आप दोबारा 2.25 ग्राम्स रख के इधर x रख के बस सिर्फ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बड़ी जरूरी है। को कहते हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर, हाउ मेनी पार्टिकल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड कि पार्टिकल्स में एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है, इसमें जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके जवाब बताइए प्लीज। Multiply by 2.25 and divide by 18, it comes out to be 7.5 into 10⁻22 क्या मॉलिक्यूल्स। अच्छा वैसे आपको एक बात बताऊं, एक और तरीका भी हो सकता था इसका, कि जिस तरह आपने पहले यहाँ पे मोल्स निकालें, अब इसके बाद आप ये सवाल करते कि सर जैसे क्या बोलते हैं एक मोल के अंदर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जिस तरह आपने यहाँ पे मोल्स निकाले थे कितने, 0.125 मोल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ से भी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वही जवाब आएगा। कौन सा, 6.6 × 10⁻23 इंटू क्या, इंटू 0.125। यहाँ से भी जवाब 7.5 × 10⁻22 ही आ रहा है। अब बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बस मैं आपको वो कन्वर्जन करने का तरीका बता रहा हूं कि वो किस चीज को किस चीज में कन्वर्ट करने को कह सकता है, किस क्वांटिटी को किस दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट। आपको ऊपर वाले अगर 4 स्टैंडर्ड्स का मतलब सही तरह से क्लियर है तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी क्वांटिटी को किसी भी दूसरी क्वांटिटी में बड़े आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ जी, किसी को मसला इस बात से? बच्चों प्लीज बताएंगे, किसी को मसला है इस बात से? ओके ओके, अगली बात, अगले पेज पे चलता हूँ और अगले कुछ सवालात लिखने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए प्लीज। व्हाट इज द, जरा सवाल को फिर आसान करता हूँ। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, बल्कि एक सेकेंड, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स in what is the number of moles of, what is the number of moles of, 2 मिनट रुको, किसकी बात करें जी। अमोनिया, what is the number of moles of ammonia in 25 dm cube of ammonia gas at RTP? ओके, अब अगर वो आपसे पूछता है, अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, क्या सवाल है, गौर से सुनो दोबारा। नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा रहे हैं किसके, अमोनिया के, मिसाल के तौर पर किसमें, इन 25 dm क्यूब ऑफ अमोनिया गैस। अगर आपके पास 25 dm क्यूब, 25 ना करें इसको, इसका थोड़ा सा वैल्यू चेंज करें जी, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करें। इन व्हाट वैल्यू को चेंज करके लिखें जी, इन चलें 50 dm क्यूब कर दें। चले, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया इन 50 dm क्यूब ऑफ अमोनिया गैस। मुझे आप एक बात बताएं, वो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है किसके अंदर, 50 dm क्यूब ऑफ अमोनिया गैस, किसी गैस का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस की बात हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ और वॉल्यूम ऑफ गैस की बात हो रही है। एट क्या, एट आरटीपी। क्या स्टैंडर्ड बिल्ड करेंगे आप नंबर ऑफ मोल्स का और वॉल्यूम ऑफ गैस का?
अगर आपके पास 1 मोल हो, अगर आपके पास 1 मोल हो किसी भी गैस का, तो उसका कितना वॉल्यूम होता है? आरटीपी पर सर 24 डीएम क्यूब होता है। अब अगर आपके पास वॉल्यूम है 50 डीएम क्यूब, तो उसके अंदर मोल्स कितने होंगे? x मोल्स होंगे। इसको जरा प्लीज क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो मुझे इसका जवाब बता दीजिए। 15 into 150 over 24, इट मस्ट बी 2 point समथिंग लाइक, चेक करो, 2.083। ओके जी, इतने मोल्स होंगे। ओके, ये तो हो गया जी, मोल्स और गैस की बात हो रही थी। अब जरा सवाल में चेक कीजिए, सवाल का मैं लेवल कैसे बदलूंगा। सवाल सुनो जी, व्हाट इज द नंबर ऑफ moles of ammonia in what? In 50 cm cube of 0.1 mole per dm cube ammonia solution. 0.1 mole per dm cube solution in 50 cm cube of 0.1 mole per dm cube aqueous ammonia. लो जी, अब मुझे एक बात बताओ, इस सवाल में और उस सवाल में क्या फर्क है? यहां भी तो उसने क्या पूछा, उसने तब भी पूछा था नंबर ऑफ मोल्स, अब भी पूछा है नंबर ऑफ मोल्स। तब भी पूछे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, अब भी पूछे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, लेकिन तब था वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हो रही थी। अभी ये क्या है? ये है वॉल्यूम, और ये क्या है? 0.1। ये मोल पर डीएम क्यूब किस चीज की यूनिट होती है? एक्वियस सोल्यूशन क्या चीज है सर? ये तो एक्वियस अमोनिया तो एक सोल्यूशन है। ओके सर, इस सोल्यूशन के अंदर ये उसने आपको मोलैरिटी बताई हुई है, और इसमें वो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है। तो आपको याद है मैंने इस तरह के सवालों में आपको क्या कहा था कि मैं यूनिटरी के थ्रू नहीं करूंगा, मैं ये यूनिटरी के थ्रू नहीं करूंगा, बल्कि इसको मैं फॉर्मूला करने को, तो बेटा एक बात बताऊं, आपको बात बताऊं, करने को मैं इसको भी यूनिटरी के थ्रू कर सकता हूँ, बल्कि 2 मिनट में इसको यूनिटरी के थ्रू भी करके समझाता हूँ आपको। लेकिन मैंने इसका चूंकि आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था n इज इक्वल टू m इंटू वी, तो मैं फॉर्मूला के थ्रू करना चाहता हूँ। मोलैरिटी इज 0.1, वॉल्यूम इज 50, बट चूंकि वॉल्यूम वाज इन cm क्यूब, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1000, सो दैट व्हाट इज द आंसर? जो भी जवाब आता है प्लीज बता दीजिए। 0.005। अच्छा, अगर आप में से कोई कहता नहीं सर, आपने जहां सारा यूनिटरी से कराया है, तो आप इसको भी यूनिटरी से ही कराने की कोशिश करें, कोई मसला नहीं है। मुझे बस आप एक बात बता दें, फिर मुझे बस आप एक बात बता दें, व्हाट इज मेंट बाय दिस 0.1 मोल पर डीएम क्यूब? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर 0.1 मोल्स हैं किसमें? इन 1 डीएम क्यूब। इसका मतलब ये ना कि एवरी डीएम क्यूब कंटेन्स 0.1 मोल्स, तो 1 डीएम क्यूब कंटेन्स 0.1 मोल्स। वैसे 1 डीएम क्यूब होता क्या है? सो इट इज 1000 सीएम क्यूब्स। तो 0.1 मोल्स डिसॉल्व किए हैं आपने किसमें? 1000 सीएम क्यूब में। अच्छा, तो फिर 50 सीएम क्यूब में कितने मोल्स होंगे? x मोल्स होंगे। आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहां से भी जवाब पता है क्या आएगा? 0.005 मोल्स ही आएगा। अब ये तो आपकी ऊपर है, ये तो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे कैरी करने की कोशिश करते हो। मेरे हिसाब से तो यूनिटरी मेथड बड़े मजे की चीज है। वो हर 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 चीज को इस मोल्स के, देखें, आप सिर्फ एक चीज याद कर लें यार, आप मुझे सिर्फ ये 4 रटे मार दें कि एक मोल का मतलब क्या है, मास के हिसाब से AR या MR, पार्टिकल्स के हिसाब से 6 × 10⁻23, वॉल्यूम ऑफ द गैस के हिसाब से 24 डीएम क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन के हिसाब से N = mv, या मोलैरिटी का कोई कॉन्सेप्ट याद कर लें। ठीक है, लेट मी टेल यू, कोई भी क्वांटिटी किसी भी दूसरी क्वांटिटी में बड़े आराम से कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल यूनिटरी मेथड के थ्रू, सिंपल यूनिटरी मेथड के थ्रू।
हाँ, रटा भी क्या है, रटा भी क्या है जी, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, खुद ब खुद आपको ये चीजें दिमाग में बैठी, खुद ब खुद आपको ये इजी हो जाएगा। बिल्कुल, जिस चीज से आप डरते हैं वो सबसे आसान हो जाएगा। मोल से आप मुफ्त में वैसे ही डरते हैं, सबसे आसान हो जाएगी बात। ठीक है, सो यू नो व्हाट, हम यहाँ पे चलें, थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, दो और सवालात की बात करता हूँ, दो चार और सवालात की बात करता हूँ। आपने बस समझना है कि किस तरीके से उसको कैरी करेंगे। मैं कहता हूँ कि अगर अगर मुझसे ये पूछा जाए, हाउ मेनी, बल्कि एक सेकेंड, हाउ मेनी ions are there, बल्कि एक सेकेंड, हाउ मेनी ions को छोड़ें फिलहाल, हाउ मेनी molecules, मैंने मॉलिक्यूल्स का सवाल कराना पिछले पेज में, यहाँ कराया हुआ, मैंने मॉलिक्यूल्स को भी छोड़िए, ये लिखिए, what is the mass of, what is the mass of 60 dm cube of hydrogen chloride gas, ये लो जी, हाँ जी, what is the mass of 60 dm cube of hydrogen chloride gas, जी भाई, कि अगर आपके पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 60, देखें इस वक्त क्या चीज बताई गई है और क्या चीज पूछी गई है, मास का सवाल है, 60 डीएम क्यूब ऑफ गैस की बात हो रही है, तो मास और क्या जी, मास और वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हो रही है। ओके, जब मास और वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हो रही हो, क्या रिलेशनशिप होगा, क्या रिलेशनशिप होगा सर, वॉल्यूम तो अगर आप आरटीपी की बात करें तो 24 डीएम क्यूब होगा एक मोल का, अगर आप मास की बात करें तो पहले अगर आप इसको, आप ना इसका रफ वर्क में एमआर निकाल लीजिए, इसका एमआर होगा हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का होता है 35.5, कुल मिलाकर ये आएगा 36.5, तो अगर इसका वॉल्यूम है 24 डीएम क्यूब तो इसका मास होगा 36.5 grams. Now what is the mass of 60 dm cube? If volume is 60 dm cube, mass would be x grams. Mass would be x grams. क्या करें इसको सर जी, इसको ना जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या जवाब आएगा, 91. एक बच्चे ने कहा है 2, 91.25, 91.25 क्या चीज, ग्राम्स। यहाँ तक किसी को मसला, नो, चलो अब ना मैं सबसे पुठा सवाल लिखूंगा अभी, अब जरा अगला जो सवाल लिखने लगा हूं इसको जरा फॉलो करने की कोशिश कीजिए, अब जो मैं सवाल लिख रहा हूं इसको जरा फॉलो करने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज द mass of HCl, what is the mass of HCl in 60 cm cube of 0.1 ना लिखिए 0.5 मोल per dm cube aqueous solution of, what is the mass of HCl in 60 dm cube of 0.5 mole per dm cube, hydrochloric acid, लो जी, hydrochloric acid is basically HCl aqueous, remember acids को हम हमेशा पानी में डिसॉल्व करके रखते हैं। अब सवाल को बड़े ही तहम्मुल से ऑब्जर्व कीजिएगा, बड़े ही तहम्मुल से ऑब्जर्व कीजिएगा, मैस पूछा जा रहा है किसका, HCl का, इन व्हाट, इन 60 cm क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहली बात, नहीं गलत, गलत, सात खान गलत है भाई। आप देखो, आपको वॉल्यूम पता है
एक सोल्यूशन का और आपको मोलैरिटी पता है उस सोल्यूशन की, यार आप वॉल्यूम और मोलैरिटी को मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालोगे सबसे पहले? हाँ बचेंगे सर, पहले मोल्स निकलेंगे, पहले मोल्स निकलेंगे भाई। N इज इक्वल टू क्या? M इंटू वी। M क्या है? M क्या है? M है सर इसका 0.5 मोल्स पर डीएम क्यूब। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है 60, उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, सॉरी। क्या जवाब आता है यहाँ से? है जी, ओवरऑल जवाब आता है 0.03 क्या? 0.03 मोल्स। भाई उसने तो मैथ्स पूछे थे, उसने तो मैथ्स पूछा था, तो अब आपको यूनिटरी लगाना पड़ेगा। अब वो कौन सा यूनिटरी? तो एक दफा आपने फॉर्मूला लगाया, अब यूनिटरी लगाइए कि सर अगर ये 1 मोल होता, 1 मोल का वजन होता HCl का कितना होता है? 36.5 ग्राम्स। तो फिर कितना मैस है? जीरो कितने मोल्स हैं? 0.03 मोल्स हैं, तो कितना मैस होगा? x ग्राम्स होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मुश्किल हो रही है? बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन को देखते ही आप सबसे पहले ये फॉर्मूला याद करेंगे। इस फॉर्मूला से आप पहले मोल्स निकालेंगे, फिर आप सोचेंगे यार मोल्स तो उसने पूछे ही नहीं, उसने तो मैस पूछा है। तो आपको मोल्स को मैस में कन्वर्ट करना नहीं आता क्या? आता है ना सर। 1 मोल का मैस होगा जितना उसका एमआर होता है। एमआर इज 36.5। अभी आपने ये HCl का एमआर निकाला हुआ है ना, ये इधर भी इस्तेमाल करें उधर भी इस्तेमाल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जवाब आ जाएगा। स्टूडेंट सेज इट इज 1.095 ग्राम्स। जी तो बच्चों अगर आपको ये कन्वर्जन समझ आ गई है तो अब वो किसी भी किस्म का कुछ भी कहीं से भी कन्वर्जन करवा सकता है। अगर आपको ये कन्वर्जन समझ आ गई है तो आई होप कि आपको मोल्स को एक, मोल्स को मैस, मैस को वॉल्यूम, वॉल्यूम को पार्टिकल्स, पार्टिकल्स को कॉन्सेंट्रेशन, ये वो समझ आ गया होगा। जी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम भाई, अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ये वेलकम। जी चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। सवाल है, फाइंड द molarity, find the molarity of hydrochloric acid if 15 grams of HCl gas is dissolved in 100 cm cube of water। लो जी अब बताओ क्या करोगे? लेट मी सी कि आपको इसकी कितनी समझ आई है। फाइंड द मोलैरिटी। जो बताओ ये मोलैरिटी क्या चीज होती है? सर मोलैरिटी होता है वो कॉन्सेंट्रेशन, कैपिटल M, जो कि किस में होता है? बात याद रखनी है, मोल पर डीएम क्यूब में होता है। किसका निकालना है जी? HCl का, एक्वियस सोल्यूशन की। इफ 15 ग्राम्स, ये तो मैस है, ऑफ HCl गैस इज डिसॉल्व्ड इन 100 cm क्यूब ऑफ वाटर, तो वाटर का वॉल्यूम है। लो जी मोलैरिटी, वॉल्यूम, मैस ये मिक्स हो गया है। अब क्या करें? मोलैरिटी निकालनी है। सर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। पहले क्या निकाल लेना चाहिए आपको? चलो जी ये भाई कहने पिछले पेज पे जाएं, ये ले भाई जी हो गया। ओके ये भाई इस सवाल को देखें, मोलैरिटी निकालनी है तो मुझे फॉर्मूला है N, मतलब एक फॉर्मूला याद रखें बाकी यूनिटरी याद रखें, अच्छी बात है।
बाकी 3 चीजें यूनिटी के थ्रू करें और ये वाला काम फार्मूले के थ्रू करें, जरा एक कंट्रास्ट बिल्ड होगा, यू नो, कंट्रास्ट बिल्ड होगा। तो कंट्रास्ट से जरा चीजें दिमाग में रहती हैं ना। अब हर चीज यूनिटी से करेंगे तो शायद परेशानी हो जाए। तो अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन वाला काम है इसके लिए फार्मूला रख लें सॉल्यूशंस वाले काम के लिए, और बाकियों को यूनिटी से कर लें। तो आपको वॉल्यूम तो पता है, वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 100 cm क्यूब है, उसको डिवाइड बाय 1000 कर लो तो वो किस में हो जाएगा? वो dm क्यूब में हो जाएगा। मोल्स नहीं पता तो मोल्स कहाँ से निकालोगे? सर भी निकालते हैं मोल्स, मैस पता है ना। तो मैस को मोल्स में कन्वर्ट करना कौन सी बड़ी परेशानी है? 1 मोल, ये एक सेकेंड, Can I find the moles first by using the formula and divide by? जी ठीक है, जी ठीक है पुत्र। तो मैं मोल्स और मास का जरा रिलेशनशिप बनाता हूँ। मोल्स और मास का क्या सीन है? एक मोल अगर होगा तो उसका मास कितना होगा? इसका एमआर कितना होता है? वही 1 + 35.5, इट इज 36.5 ग्राम्स। 1 मोल का मास जो है वो 36.5 ग्राम्स होगा। तो कितने ग्राम्स हैं आपके पास? यू गॉट 15 ग्राम्स। तो मोल्स विल बी x मोल्स, यू क्रॉस मल्टीप्लाई देम। प्लीज टेल मी क्या जवाब आता है? 0.41 मोल्स, ग्राम्स नहीं, मोल्स ग्राम्स नहीं अफनान, मोल्स का जवाब निकाला भी आपने। तो लो जी, क्या हुआ आपको? सर मोल्स पता चल गए, मोल्स उठा के यहाँ पुट करो, 0.41 मोल्स, डिवाइड कराओ, उनको जवाब आ जाएगा। क्या जवाब आ रहा है? 4.1। ठीक है ना? क्या है? 0.0 नहीं, मुझे नहीं पता, मेंटल मैथ्स खराब हो रहा है। 4.1 जवाब आएगा शायद। 0.41 डिवाइड बाय 0.1, हाँ जी 4.1। 4.1 क्या चीज? मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। जी तो भाई मेरा ये ख्याल है कि आप किसी भी किस्म के सवाल को कैरी कर सकते हैं, आप किसी भी किस्म के सवाल को कैरी कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, एक वन मोर लास्ट क्वेश्चन, वन लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंसंट्रेशन हाँ जी, नहीं क्लास खत्म नहीं, मैं टॉपिक खत्म भाई। फाइंड द मोलैरिटी of aluminium sulfate find the molarity of aluminium sulfate, find the molarity of aqueous solution of aluminium sulfate if its concentration is 75 grams per dm cube। लो जी, ये क्या कर दिया मैंने जी? मैंने एक सवाल लिखा है कि भाईजान क्या करेंगे, कोई फर्क है, कोई मसला है? फाइंड द मोलैरिटी। ओके, प्लीज बताइए मोलैरिटी की यूनिट्स क्या होती हैं? प्लीज बच्चों बताइए मोलैरिटी की यूनिट्स क्या होती हैं? सर वो होती हैं मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। ओके, ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका मतलब क्या है? Al SO4, SO4 का 2 इधर आ जाएगा, Al का 3 जो है इधर चला जाएगा, इसका ये एक्वियस सॉल्यूशन है, aqueous solution of aluminum sulfate if its concentration is 75 grams per dm cube। जी कौन समझाएगा सवाल? कंसंट्रेशन है ग्राम्स पर डीएम क्यूब में, मोलैरिटी चाहिए मोल्स पर डीएम क्यूब में। यार आपको नहीं लगता कि कंसंट्रेशन और मोलैरिटी में फर्क क्या होता है? यही तो फर्क है कि कंसंट्रेशन अक्सर वो ग्राम्स पर डीएम क्यूब में होती है और हमें मोलैरिटी मोल्स पर डीएम क्यूब में होती है। उधर पर डीएम क्यूब का तो मसला ही कोई नहीं है, इधर भी पर डीएम क्यूब है, उधर भी पर डीएम क्यूब है। मसला किसका है? जस्ट कन्वर्ट क्या
क्या करूं? इनाया पूरी बात बताइए। जस्ट कन्वर्ट व्हाट? इधर है ग्राम्स पर डीएम क्यूब, उधर है मोल्स पर डीएम क्यूब। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि सर कन्वर्ट मोल्स इनटू ग्राम्स या कन्वर्ट ग्राम्स इनटू मोल्स। पर डीएम क्यूब की परवाह नहीं करनी। मोलैरिटी भी मोल पर डीएम क्यूब में होती है, ये कॉन्सेंट्रेशन भी वो ग्राम्स पर डीएम क्यूब में है। ओके अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला ऐसे नहीं, अब्दुल्ला ऐसे नहीं, ऐसे नहीं मेरे भाई, ऐसे नहीं। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? इतनी बात समझ आ गई कि सर मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है और कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर, या मास को मोल्स में कन्वर्ट करना है। पर डीएम क्यूब को तो फटा ही नहीं है। फटा किसका है सर? इस सवाल में फटा है मोल्स का और ग्राम्स का। व्हाट डू यू थिंक कन्वर्जन किसकी करनी है? सर सिर्फ मोल्स और ग्राम्स की कन्वर्जन कर लें, सवाल हो जाएगा। ओके अगर मैं 1 मोल लेता हूं, 1 मोल का मास क्या होता है अब्दुल्ला शाहिद? 1 मोल का मास कितना होता है अब्दुल्ला? जवाब चाहिए भाई। अब्दुल्ला शाहिद प्लीज जवाब दीजिए। एमआर निकाल लें। हाँ जी, कहते सर, कहते हैं 1 मोल का मास एमआर जितना होता है। तो वैसे अगर आप ए लेवल्स के स्टूडेंट हैं तो आयनिक कंपाउंड का एआर होता है, एमआर होता है या एफआर होता है? आयनिक कंपाउंड्स का एफआर होता है, रिलेटिव फार्मूला मास। खैर एल्यूमिनियम का क्या होता है? 13, 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सल्फर का कितना हुआ? 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना हुआ? 16 मल्टीप्लाई बाय 4 होल मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ? होल मल्टीप्लाई बाय 3। आई थिंक इस सारे को प्लस माइनस करें तो जवाब बताएं। इस सारे को एमआर, चलो आप लोग एमआर समझ लें, एमआर कह लें, स्क्वायर नो इश्यूज, एमआर एफआर एआर व्हाटएवर इट इज एमआर। जवाब बता दें बस मुझे इसका। 150 या 150.1, ओके व्हाटएवर इट इज, 150 आ गया जी। यही है। कोई और भी जरा कंफर्म करें इसका क्या आता है? इन सबको ऐड करके 150 आ रहा है। मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा आएगा, मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा आना चाहिए। ये लो भाई, अब्दुल मोइज निकम्मे आदमी हैं आप, आपने गलत मैथ्स निकाला है। 342 आ रहा है, 150 निकाल के बैठा है 342। सो 1 मोल का वजन है 342 ग्राम्स। ठीक है तो ओके, अब हमारे पास मास है कितना? 75 ग्राम्स। तो उसके मोल्स कितने होंगे? x moles. What is this x? Just cross multiply it, you will get the answer. 75 into 175 divided by 342, it comes out to be 0.219 मोल्स। लो जी, आपने 75, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर जी ये जो था ना 75 ग्राम्स पर डीएम क्यूब, हमने सिर्फ ग्राम्स को कन्वर्ट किया, वो निकला 0.219 मोल्स। तो पर डीएम क्यूब को तो हमने छेड़ा ही नहीं। ये लो, समझ आ रहा है कन्वर्जन के किस तरह के सवालात हो सकते हैं और किस तरीके से आपने उनको कन्वर्ट करना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए, 1 लम्हे के लिए दिमाग हाजिर करना है। दिमाग हाजिर हो गया तो समझ आ जाएगा कि किसको किस में कन्वर्ट करें, समझ आ जाएगा। सिर्फ बाकी तो मैथमेटिक्स है, बाकी तो जस्ट यूनिटरी है कि किसको किस में कन्वर्ट करें। जी, किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? आपको ये यूनिटरी मेथड जो मैं बार बार लगा रहा हूं, आप लोगों को समझ आ रहा है? या और भी क्वेश्चंस कराऊं, या अगले टॉपिक, इसी चैप्टर के अगले अगले टॉपिक पे जाऊं? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक कन्वर्जन समझ आ गई होगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि व्हाट यू नीड टू थिंक इज नंबर 1, आपने सोचना है कि क्या सवाल में मोल्स और मास की बात हो रही है। नंबर 2, आपने सोचना है क्या सवाल में मोल्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है। फिर आपने सोचना है क्या सवाल में मोल्स और
वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हो रही है। फिर आपने देखना है कि सर क्या सवाल में मोल्स और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की बात हो रही है। फिर आपने सोचना है क्या सवाल में मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है। या फिर आपने सोचना है सर सवाल में मास और वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हो रही है। या फिर आपने सोचना है सर सवाल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हो रही है। या फिर आप एंड पे सोच सकते हैं कि सर ये कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी की बात हो रही है। तो सवाल वाला डिसाइड करेगा कि उसने किस तरह से आपको एंगेज करना है। अगर वो मोल्स और मास की बात हुई तो आपको क्या रिलेशन बनाना है, 1 मोल और mr या ar वाली mr इन ग्राम्स की रेशो बनाकर आप वैल्यूज पुट कर लेना। अगर मोल्स और पार्टिकल्स की बात हुई तो आप 1 मोल इक्वल्स टू 6.02 या 6 × 10⁻23 एटम्स या आयंस या पार्टिकल्स लिख के सवाल सॉल्व कर लेना। अगर वो 1 मोल और वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हुई तो 1 मोल इक्वल्स टू 24 dm³ एट RTP लिख कर सवाल सॉल्व कर लेना। अगर वो मोल्स और वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन की बात हुई, सोल्यूशन, n इज इक्वल्स टू m × v लगा के बात कर लेना। अगर वो मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हुई तो 1 मोल, सॉरी मास कौन सा लें, मास कौन सा लें, बताइए मास कौन सा लिया जाए, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मास ले लें mr इन ग्राम्स वाला, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की अगर रेशो बनानी है तो वहां पे आप बना लें सर वो 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स वाली रेशो बना के कर लेना। सिर्फ सोल्यूशन के केस में मैंने फॉर्मूला बनाया है। फिर मास और वॉल्यूम ऑफ द गैस, मास के लिए वही mr इन ग्राम्स ले लेना, और वॉल्यूम के लिए अगर 24 dm³ एट RTP की बात हुई तो वो कर लेना। ठीक है। इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात हुई तो 6 × 10⁻23 पार्टिकल्स, और वॉल्यूम ऑफ द गैस की जगह 24 dm³ एट RTP वाली वैल्यू लिख देना। फिर अगर कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी की बात हुई तो बेसिकली ग्राम्स पर dm³ और मोल्स पर dm³ की बात कर रहा होगा, तो ग्राम पर, ये पर dm³ काट देना, ग्राम्स और मोल्स की कन्वर्जन हो रही होगी, मतलब मास और मोल्स की रेशो बना लेना। मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए हो कि कब कब क्या क्या करना है, कब कब क्या क्या करना है जी। इस तरह के सवाल एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं कि इसको उसमें कन्वर्ट करो, उसको उसमें कन्वर्ट करो। ठीक है, हो जाएगा भाई। किसी को मसला इस बात से? कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड? ओके, ये लीजिए। देख चुके हो बेटा, आगे जाऊं? ओके जी, ओके, थोड़ा गर्म पानी दे दो। लो भाई, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, द मोल कॉन्सेप्ट, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। द मोल कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, जिसमें बुनियादी चीज दोबारा बता देता हूं कि एक है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर है जी mass ऑफ सब्सटेंस, फिर है जी
number of particles in a substance, फिर है जी volume of gaseous substance, जिसमें कि आप क्या कहते हैं, जिसमें आप ये कहते हैं सर amount of substance is 1 mole, उसका mass of substance is mr in grams के बराबर, उसमें number of particles in that substance is 6 into 10 power 23 particles के बराबर. If that is a gas, the volume of that gaseous substance is 24 dm cube at RTP के बराबर. जी पिछले पेज पे क्या देखना है बेटा, वो तो मैंने वैसे एक समरी लिखी है, ये तो मैंने वैसे एक समरी लिखी है कि आप किस किस तरीके से सवालों को कैरी करोगे, किस किस तरीके से सवालों को कैरी करोगे, तो मैंने ये लिखा है. मुझे उम्मीद है इसकी सारी हर तरह का एक सवाल करा चुका हूँ मैं, हर तरह का एक सवाल करा चुका हूँ कि इसको उसमें कन्वर्ट करो, उसको उसमें कन्वर्ट करो. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, आपको सवाल पढ़ना है, उसमें से कुछ चीजें हाईलाइट करनी है, और क्या हाईलाइट करना है, जस्ट ये हाईलाइट करना है कि कौन सी दो बातों का जिक्र हो रहा है, या वो जिक्र मोल्स और मास का होगा, या मोल्स और पार्टिकल्स का होगा, या मोल्स और वॉल्यूम ऑफ द गैस का होगा, या मोल्स और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का होगा, या मोल्स और मास और पार्टिकल्स होगा, या मास और वॉल्यूम होगा, या पार्टिकल्स और वॉल्यूम होगा, या कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी होगा. इस तरह के कुछ आपने बस सवाल को पढ़कर फॉलो करना है. ये क्या गिवन है, किसको किस में कन्वर्ट करें, ठीक है, ओके. और ये तो मैंने आपकी दोबारा से समरी लिख दी है, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज क्या है, if it is about volume of the solution, then there is this concept n is equals to m into v for the volume of the solution. जी मुझे उम्मीद है कि मोल्स का जो कॉन्सेप्ट है, मोल्स का जो जाती कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ आ गया होगा. मोल्स के कॉन्सेप्ट में किसी को मसला नहीं होगा, ठीक है. अगर मोल्स के कॉन्सेप्ट में मसला नहीं है तो मैं अब एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करूं. अभी तक तो चैप्टर नहीं स्टार्ट किया, अभी तक तो बेटा आपने एक क्वांटिटी का मतलब सीखा है, चैप्टर तो स्टार्ट नहीं हुआ जी. चैप्टर के स्टार्ट के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूं वो जरा सुनिए प्लीज. मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आप ये फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसका सबसे जो पहला चैप्टर है वो है स्टीशियोमेट्री. क्या है भाई, स्टीशियोमेट्री, ये हमारा चैप्टर है असल में. It is the branch of physical chemistry that deals with क्या, that deals with the study of calculations, that deals with the study of calculations related to chemical reactions. What is stoichiometry? It is the branch of physical chemistry that deals with the क्या, that deals with the study of calculations related to क्या, मुझे नहीं समझ आया आप क्या कह रहे हो बेटा हमजा सर. नहीं फिर भी बताओ क्या कहा है. स्टडी ऑफ कैलकुलेशंस रिलेटेड टू क्या, स्टडी ऑफ कैलकुलेशंस रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशंस, स्टडी ऑफ कैलकुलेशंस रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस, ओके जी. सो देखो बेटा मैं क्या कहना चाहता था, केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ये लो जी, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस आ गए. ये फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में क्या होता है सर जी, फिजिक्स में होती है वो क्या बोलेंगे उसको, कैलकुलेशंस. केमिस्ट्री में तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिजिक्स में हमने कैलकुलेशंस करनी होती हैं. ठीक हो गया. तो जो कैलकुलेशंस हैं,
कैलकुलेशंस रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस। अब बुनियादी तौर पर क्या कैलकुलेशन होगी? बुनियादी तौर पर सबसे बेसिक क्या कैलकुलेशन होगी? सर यही कैलकुलेशन होगी, मैं आपको एक आधे सब्सटेंस के बारे में बता दूंगा कि आपने फलाना सब्सटेंस इतना इस्तेमाल किया है, दूसरे सब्सटेंस के बारे में पूछ लूंगा कि बताओ दूसरा सब्सटेंस कितना प्रोड्यूस होगा। सो यू नो व्हाट आई मीन टू से इज, मैं कहना चाहता हूं व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री या व्हाट इज स्टीशियोमेट्री। व्हाई डू आई से मैंने इसमें कैलकुलेशंस करनी है रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शंस। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली क्या? एक सेकंड रुकिए। study of calculations related to chemical reactions। जी बेटा ये बात आपसे क्लास के एंड पे करेंगे, अब्दुल रहमान अब्बास, क्लास के एंड पे करेंगे इस बात को, ठीक है? अच्छा जी, सो हमने कहा जो एक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस इज बेसिकली सर रिएक्टेंट्स होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट्स, और जब कोई रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं उसकी आप एक इक्वेशन बनाते हैं। आप एक इक्वेशन बनाते हैं कि रिएक्टेंट नंबर ए, फिर रिएक्टेंट नंबर बी, और फिर इट प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट नंबर सी एंड डी, और फिर आप उसको बैलेंस करते हैं। फिर आप उसको बैलेंस करते हैं कि ए के ए मोल्स थे, बी के बी मोल्स थे, फिर सी के सी मोल्स थे, फिर डी के डी मोल्स थे। यहाँ पर आपने क्या किया? दिस इज सम सॉर्ट ऑफ बैलेंसिंग, और दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जिस भी रिएक्शन की बात होती है उस रिएक्शन को आप क्या करते हैं, उस रिएक्शन की आप इक्वेशन लिखते हैं। उस देखिए दिस इज अ रिएक्शन, दिस इज, बल्कि ठीक है, जिस भी रिएक्शन की बात होती है जिस आपने उसका क्या करना होता है जी? आपने उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है। ओके, पहली बात ये होगी। दूसरी बात की तरफ चलते हैं। दूसरी बात यह है कि कैलकुलेशंस क्या करनी है आपने। रिएक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, ये आ गया। अब जरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कैलकुलेशंस क्या होती हैं। कैलकुलेशंस क्या होंगी? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, वी विल बी गिवन एनी वन क्वांटिटी ऑफ एनी वन सब्सटेंस, वी विल बी गिवन any one quantity like moles or mass or volume or number of particles or concentration or volume of the solution, whatever, any one quantity of any one substance will be given. We will be given given will be any one quantity of any one substance will be given. Okay, फिर करना क्या होगा? Any other quantity of any other substance will be क्या? Will have to be determined, will be asked. लो जी, any one quantity of any one substance will be given and any other quantity of any other substance will be asked. Any other quantity of any other substance will be asked. ठीक है? अच्छा, जब any one quantity of any one substance will be given, any other quantity of any other substance will be asked, तो उसके लिए करेंगे क्या? इसके ये कैसे करेंगे? जो सब्सटेंस आपको पता है और जो सब्सटेंस आपको नहीं पता, आपको क्या करना चाहिए? आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन देखकर उसकी मोलर रेशो डेवलप कर लेनी चाहिए।
पहला स्टेप है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो चीज पता है, मिसाल के तौर पर इसके बारे में आपको पता है कुछ ना कुछ, और इसके बारे में आपसे पूछा गया है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो क्या करें? व्हाट इज स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 है जो चीज पता है और जो चीज नहीं पता उनकी मोलर रेशो बना लें। मोलर रेशो का मतलब क्या है कि सर इसके A मोल्स हैं और इसके D मोल्स हैं, इनकी आपस में एक रेशो बना लें, ठीक है। दूसरा स्टेप आपका ये होगा, मोलर रेशो बना लें। तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप ये होगा, कन्वर्ट द रेशो। कन्वर्ट द रेशो अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू द डेटा। कि अगर इसके मास की बात हो रही है, अगर इसके मास की बात हो रही है तो आप इसके मोल्स को इसके मास या इसके एमआर या इसके एआर से मल्टीप्लाई करके इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें। अगर इसके वॉल्यूम की बात हो रही है तो आप इसको 24 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई कर कर इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लें। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि आपने मोल्स को कन्वर्ट लाजमी करना है। ये तो डिपेंड करता है कि ए के अगर मोल्स ए के अगर मैस इन्वॉल्व था तो आप इसको मोल्स में मैस में कन्वर्ट कर लें। डी का अगर सवाल में वॉल्यूम इन्वॉल्व है तो उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दें। जब आप रेशो को कन्वर्ट कर दें फिर चौथे स्टेप में क्या करना है, नाउ पुट द गिवन डेटा। जब आप गिवन डेटा कर लें कि जी मुझे इसके इतने मोल्स इतने ग्राम्स पता है, तो बताओ इसका इतना वॉल्यूम इसका कितना डीएम क्यूब था, तो एक जगह पे अननोन होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ एक्स होगा, और ये वाली वैल्यू अगर आपको नहीं, एक सेकेंड, ए तो गिवन थी ना, ए तो गिवन थी ना, तो इसकी वैल्यू आपको पता होगी कि जी इसके इतने ग्राम्स थे, इसके मिसाल के तौर पे इतने ग्राम्स थे, और ये जो नहीं पता इधर के जी इसके एक्स डीएम क्यूब होंगे। आप क्या करें, नाउ यूनिटरी मेथड पुट द गिवन डेटा, और hence apply unitary method। मेरी तरफ से if you just remember these 4 steps, if you just remember these 4 steps, any question related to this stoichiometry can be solved। चाहे वो O levels का है, चाहे वो AS level का है, चाहे वो A2 level का है, जिस दुनिया जहान का सवाल है रिएक्शन से रिलेटेड है, स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड है, पुत्र जी O levels के बच्चे हैं अगर आप, AS के बच्चे हैं अगर आप, या A2 के बच्चे हैं आप, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यू नीड टू बैलेंस। क्या करें जी, मैं चाहता हूं आप ये लिखें, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज फॉलो द 4 steps, फॉलो दीज 4 steps। जी भाई, अगर आपको एक चीज पता हो, एनी वन क्वांटिटी इज गिवन एंड एनी अदर क्वांटिटी इज आस्क्ड, तो क्या करें, ऑलवेज फॉलो द these 4 steps। कौन कौन से, दोबारा बताता हूँ। जिस रिएक्शन की बात हो रही है उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो तो खामखा लिखनी ही लिखनी है भाई, मतलब जिस रिएक्शन की बात हो रही है क्या हमें उसका इक्वेशन नहीं लिखना चाहिए? उसका इक्वेशन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पता तो चले किस इक्वेशन की बात हो रही है। और मैंने आपको दुनिया जहान की सारी, नहीं दुनिया जहान की सारी इक्वेशन तो नहीं, आपके सिलेबस की सारी इक्वेशन लिखवा दी, चाहे आप O levels में चाहे आप A levels में। आपको पता है मैं मोल्स का चैप्टर इतना एंड पे क्यों पढ़ाता हूँ? बिकॉज असल प्रॉब्लम बच्चों को नीचे के 3 स्टेप्स में नहीं होता, असल प्रॉब्लम बच्चों को रिएक्शंस की सेंस ही समझ नहीं आई होती, उनको रिएक्शंस ही अपसेट कर रहे होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हों चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हों। रिएक्शन की सेंस बच्चे को है कोई नहीं, और आप बच्चे को छठे चैप्टर में मोल्स पढ़ा रहे हैं, आप बच्चे को पहले चैप्टर में मोल्स पढ़ा रहे हैं। एएस में तो आई डोंट नो व्हाई वुड दे डू दिस। देयर आर सो मेनी टीचर्स हु वुड टीच दिस मोल्स एज अ फर्स्ट चैप्टर इन ए लेवल्स। बेचारे को सारे रिएक्शंस भूले हुए हैं, उसको रिएक्शंस की सेंस ही कोई नहीं, उसको उठा के सबसे पहला स्टेप ही रिएक्शन और रिएक्शन की बैलेंसिंग है, ठीक है। आई नो दैट बहुत सारे स्कूल में सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया जाता है, और वो बच्चा कह रहा है सर माय स्कूल डिड दिस सर,
but I did not understand anything. क्यों? Because you had no clue of the first step. आपके सिलेबस में कितनी मुश्किल मुश्किल इक्वेशनें हैं, कितनी मुश्किल मुश्किल इक्वेशनें हैं। तो पहले आपको इक्वेशनें सीखनी चाहिए ना, पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस सीखने चाहिए ना। तो आपने सीख ली हैं, चाहे आप ओ लेवल्स में चाहे आप ए लेवल्स में। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ ली है, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ ली है, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी आपको पता है, आपको सादे डिस्प्लेसमेंट भी पता है, आपको डबल डिस्प्लेसमेंट भी पता है, आपको डीकॉम्पोजिशन भी पता है, आपको कंबस्शन भी पता है, आपको ऑक्सीडेशन भी पता है, आपको रिडक्शन भी पता है। हर तरह का रिएक्शन आपकी नजर से गुजरा हुआ है, हर तरह के रिएक्शन को आपने देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है। अब जब आप मोल्स का चैप्टर करेंगे तो एटलीस्ट रिएक्शंस तो नहीं डराएंगे ना आपको। पहले जब आप पहले चैप्टर के तौर पे मोल्स को करते हैं या बीच में कहीं मोल्स को करते हैं तो इंसान को तो सबसे पहले रिएक्शन से ही डर लगने लग जाता है। उसको तो रिएक्शन की कक समझ नहीं आती, आगे वो क्या सीखा, उसको तो रिएक्शन ही मार देता है। जब एक बच्चे को रिएक्शन ही साइकोलॉजिकली मार दे तो बेचारा वो अगले स्टेप्स क्या फॉलो करे। अब बेशक उसको क्या, मैंने तुम्हें बैलेंस करके दे दिए, ओ लेवल्स में अक्सर क्या होता है, रिएक्शन बैलेंस करके दिया होता है, लेकिन अगर बच्चे को रिएक्शन ही ना पता हो तो बेचारा रिएक्शन को देख के घबराता रहता है, उस घबराहट में वो आगे जाता ही नहीं, उस घबराहट में वो आगे जाता ही नहीं। अब मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि मैं इसको बिल्कुल आखिरी चैप्टर के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, आखिरी सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ, तो रिएक्शंस का मसला एटलीस्ट नहीं होगा आपको, बैलेंसिंग का मसला भी एटलीस्ट नहीं होगा आपको। किसी को मसला इस बात से? ना बैलेंसिंग का मसला है, ना रिएक्शंस का मसला है। ओके, फिर मसला रह क्या गया? मसला रह गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है? जो चीज पता है और जो चीज नहीं पता उसकी मोल्स की रेशो बनाओ। बहुत सिंपल है सर, जो यहाँ लिखा होगा और जो यहाँ लिखा होगा वो लिख देंगे, इसके इतने मोल्स हैं तो उसके इतने मोल्स हैं। फड्डा पता है किधर आता है? फड्डा आता है इधर, इधर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि यहाँ आपने अपने दिल को और दिमाग को खोलना होता है कि यार मैंने तो रिएक्शन को देखकर मोल्स की रेशो लिखी है, क्या सवाल वाले ने सिर्फ मोल्स को इन्वॉल्व किया है? क्या सवाल वाले ने मोल्स की बात की है? क्या पता सवाल वाले ने मोल्स की बात ही ना की हो, सवाल वाला ए का मैस इन्वॉल्व कर रहा हो, क्या पता ए का मैस इन्वॉल्व हो और डी का वॉल्यूम इन्वॉल्व हो। लो जी, अगर वो कहे ए का मैस है 10 ग्राम और वी का वॉल्यूम है 50 डीएम क्यूब, बल्कि वी का वॉल्यूम पूछना है उसने, वी का वॉल्यूम पूछना है, वी का वॉल्यूम बताया थोड़ी है। अगर वो कहे नहीं बेटा मोल्स की ही क्लास होगी इनकी, अहमद मोल्स की ही क्लास होगी। अच्छा, ए का अगर वो कहते जी ए के 10 ग्राम में बताओ वी का वॉल्यूम कितना पैदा हुआ, ए के 10 ग्राम में बताओ वी का वॉल्यूम कितना पैदा हुआ, तो आप कहेंगे 2 मिनट सब्र करते हैं कि सर इसके अगर ए मोल्स होते तो इसके डी मोल्स होंगे। अब आप पहले इन मोल्स को ही, पहले आप ऊपर नहीं देखोगे, पहले आप इनके जितने मोल्स है ना उसी को किसी तरह एमआर में कन्वर्ट, एमआर से मल्टीप्लाई करके ग्राम्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। इस रेशो को, ए रेशो डी को, ए मोल्स रेशो डी मोल्स को, इसको या तो आप इस मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दो और इसका अगर डेटा वॉल्यूम है तो इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। अब आपके पास रेशो आ गई कि इसके जब इतने ग्राम्स थे तो इसके इतना डीएम क्यूब था। हाँ, अब आप अपना पुट द गिवन डेटा करो कि अगर इसके 10 ग्राम थे तो इसका एक्स डीएम क्यूब था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जवाब आ जाएगा। सिर्फ आपको एक स्टेप पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बैलेंसिंग आपको आती है, जो पता है जो नहीं पता बैलेंसिंग के बाद उसकी रेशो खुद ब खुद निकल आएगी। सामने लिखा होगा इसके ए मोल्स हैं, इसके डी मोल्स हैं, मतलब इधर 2 लिखा होगा, इसके 2 मोल्स हो गए, इधर 3 लिखा होगा, इसके 3 मोल्स हो गए। बैलेंसिंग करोगे ना? अच्छा, फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार मोल्स की रेशो को सिर्फ ये थर्ड स्टेप थोड़ा सा रुक के, ठहर के, समझ के करने वाला है, बाकी तो खुद ब खुद ही एक फ्लो है, बाकी तो पूरे सवाल का खुद ब खुद ही एक फ्लो होगा। प्लीज बच्चों, जिस स्टेप पे स्टार लगा रहा हूं याद रखिए, मुझे पता है उस्ताद हूं आपका, पता है मुझे आपको आप कहाँ गलती करेंगे, कहाँ फंसेंगे आप, तो इस जगह पे स्टार लगाइए, अपने दिमाग को बताइए कि स्टेप पे ठहरना है, परेशान नहीं होना। बस बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं मोल्स की रेशो लिख दी, सीधा सीधा चौथे स्टेप पे जाते हैं, पुट द गिवन डेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर लिखा होता है मोल्स की रेशो कि जी ए के 2 मोल्स हैं और बी और डी के 3 मोल्स हैं। वो उल्लूपना इतना करेंगे, इतनी कुछ जल्दी लगी होगी, वो कहेंगे सर इसका 10 ग्राम है तो इसका एक्स डीएम क्यूब है।
यार ये तो यूनिटरी मेथड का मजाक ना हुआ। क्या आप ऊपर मोल्स मोल्स चल रहा है, नीचे आपने ग्राम्स और डीएम क्यूब, ये कौन सा यूनिटरी है भाई? इधर कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है? नहीं हो सकता सर। यूनिटरी तो तब होता है जब यूनिट्स का स्टैंडर्ड हो, यूनिट्स सीक्वेंस में चल रही हो। क्या होगा, पहले जो 2 मोल्स और 3 मोल्स की रेशो है, आपको इसके हिसाब से मसलन 2 मोल्स का मसलन मैथ आता है जी, सपोज करो अगर ये अमोनिया है तो अमोनिया 34 ग्राम। आपको 2 मोल्स कैसे, जैसे आपने पिछले स्टेप पे किया ना, पिछले पेजेस पे, कि मोल्स को मैथ्स में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अब आपको यूनिट ओरली करना है कि 2 मोल्स में इतना मैथ्स है जी। अच्छा, फिर से 3 मोल्स का वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम होता है 24 डीएम क्यूब, 2 मोल्स का वॉल्यूम होता है 48 डीएम, इधर लिखोगे 72 डीएम क्यूब। कन्वर्ट हो गया। अब करो पुट द गिवन डेटा कि सर अगर ये 10 ग्राम है तो ये x डीएम क्यूब होगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 100% सही जवाब आएगा। ये आपको रिएक्शन से पता चल जाएगा, ये आपको सवाल में लिखा होगा। आपने किसका ख्याल रखना है? आपने सिर्फ इस स्टेप का ख्याल रखना है कि आपने कन्वर्जन सही की है या नहीं, आपने कन्वर्जन की भी है कि नहीं। कन्वर्जन को ना इग्नोर कर देना भाई, बस इतनी सी बात आपको समझाना चाहता हूं। अदरवाइज सिर्फ इस थर्ड स्टेप को लेकर थोड़ी सी कोई परेशानी हो सकती है। मुझे अदरवाइज केमिस्ट्री का ये चैप्टर सबसे आसान लगता है। जी तो भैया, जी तो बच्चों, इस बात में किसी को परेशानी है? अब इसके सवालात करें, इसके सवालात करें, जरा क्वेश्चंस फॉलो करें। ओके, कोई पिछले पेज वाला निकम्मा है तो नहीं? कितनी देर मुझे इस पेज पर रहना है बच्चों? आई होप लिख चुके होंगे। अगले पेज पे जाऊं? ओके, अब मैं ना जरा कुछ आपको न्यूमेरिकल्स, अब प्रॉपर स्टेशियोमेट्रिक न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा जरा गौर से और इन 4 सवालात को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द mass of water produced when 12 dm cube of hydrogen burns in excess oxygen, burns in excess of oxygen। हेलो जी, मुझे वैसे सवाल में एक्सेस की बात हो गई है, मुझे आपको जरा लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट का भी थोड़ी देर में समझाना है। मैं इससे पहले के सवाल समझाऊं, मैं जरा चाहता हूं आप इसको जरा एक्सेस को बाद में समझाता हूं। जी, क्या सवाल चल रहा है, गौर करेंगे। व्हाट इज द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, पानी का मास पूछा है। जब क्या होता है, व्हेन 12 डीएम क्यूब, पानी का मास पूछा है, 12 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम बताए, बर्न्स लाइक कंबशन in excess of oxygen, burns in oxygen, this is this is either oxidation, please can you tell me कि कौन सा रिएक्शन है? burns in excess of oxygen को क्या कहते हैं हम? कंबशन होता है ना, कंबशन रिएक्शन की बात है, या फिर रिएक्शन विद ऑक्सीजन को आप क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ज्यादा बेहतर है कि आप कंबशन कहें, ज्यादा बेहतर है कि आप इसको किसी चीज का रिएक्शन विद ऑक्सीजन को कंबशन भी कहते हैं, बर्न हो रहा हो तो कंबशन कहते हैं। ओके, लो जी लिखो जी, रिएक्शन लिखो भाई, रिएक्शन लिखो जी।
व्हाट इज द रिएक्शन? कौन बर्न कर रहा है? हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? सर जी ऑफ कोर्स व्हाट इज प्रोड्यूस्ड? रिएक्शन में किसी को मसला? क्या इस रिएक्शन में किसी को कोई मसला है? नो सर। ओके, जब आपको इस रिएक्शन में कोई मसला नहीं है, जब आपको इस रिएक्शन में कोई मसला नहीं है, सुनिए फिर गौर से इसको। व्हाट आर द 4 स्टेप्स? व्हाट आर द 4 स्टेप्स? मैं जरा दोबारा आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। व्हाट इज स्टेप नंबर 1? बल्कि एक सेकंड, मैं इसके ऊपर डेटा भी लिख देता हूँ। किसके बारे में क्या पूछा उसने? व्हाट इज द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड? इसका वो पूछ रहा है मास कितना है। व्हेन 12 dm³ ऑफ हाइड्रोजन, इसका उसने क्या बताया? वॉल्यूम कितना है? इट बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है? ये एक्सेस में है। Let me tell you my style of solving this question. I would always write the data on the reaction. मैंने ये रिएक्शन भी लिख दिया है, इसके ऊपर डेटा भी लिख दिया है कि इसका वॉल्यूम 12 है, ये एक्सेस में है, इसका मास निकालना है। मेरा एक सवाल है, क्या मुझे अब वापस दोबारा सवाल पढ़ने की जरूरत है? आपको लगता है मैंने सवाल एक रिएक्शन पे ही छाप दिया, रिएक्शन लिखकर सवाल के ऊपर ही रिएक्शन छाप दिया। सवाल क्या है? व्हाट इज द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड when 12 dm³ of hydrogen burns in excess of oxygen? बस ठीक है जी। अब अगर मैं कहीं फंसा भी तो मुझे दोबारा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके, now let me follow those steps. What is step number 1? Can you please tell me what is step number 1? जी, step number 1 is balance the chemical equation. Balance the chemical equation. ओके, करो जी इसको बैलेंस। सर जी देयर इज दिस H2 plus O2 and it gives you क्या? H2O। बच्चों आपको याद है वो हाफ वाली बैलेंसिंग याद है? H2 है सर, उधर भी H2 है जी। वैसे अगर आप स्टेट्स लिखना चाहो तो मर्जी है आपकी, H2 गैस, O2 गैस, वाटर का लिक्विड बना दो। अच्छा, H2 है, H2 है, O इधर एक है, इधर 2 हैं, क्या करूं? हाफ कर लें। आप में से किसी ने कहा था सर हाफ से मसला तो नहीं होगा। लेट मी टेल यू, कोई मसला नहीं होगा। और अगर आपको ये हाफ सिर्फ एक मसला होगा, आपको अगर पसंद नहीं है तो आप पूरी इक्वेशन को क्या कर लें? मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, और वो हाफ से निकल कर, हाफ के चक्कर से निकल कर आके सॉल्व कर लें, आपकी मर्जी। ऐसे ही कैरी करूं या हाफ को खत्म करके कैरी करूं? आई कैन कैरी द क्वेश्चन विद दिस हाफ। व्हाट इज प्रेफरेबल? अप टू यू, आपकी मर्जी। कैरी ऑन विद हाफ प्लीज। ओके, एक बच्चे ने कहा सर कैरी ऑन विद हाफ प्लीज। अच्छा ठीक है जी, बैलेंस हो गया, बैलेंस तो हो गया। अच्छा, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन हो गया। व्हाट इज स्टेप नंबर 2 देन? हाँ जी, स्टेप नंबर 2 इज राइट डाउन द व्हाट? द मोलर रेशो। किस चीज की मोलर रेशो? किसकी मोलर रेशो? सर जो पता है उसकी, और जो नहीं पता उसकी। अच्छा, क्या रेशो है जी? पता क्या है? हाइड्रोजन पता था सर, और वाटर का कुछ अननोन है, तो इसकी रेशो बनाओ जी। क्या रेशो है इसकी? कुछ ना लिखा हो तो क्या लिखा होता है? 1 लिखा होता है सर। तो रेशो आ गई 1 मोल, रेशो 1 मोल। कोई मसला है बच्चों? कोई मसला है? कोई हाँ या ना करोगे भैया? नो। ओके, व्हाट इज स्टेप नंबर 3? व्हाट इज स्टेप नंबर 3? बैलेंस तो आपने कर लिया। नहीं, ऑक्सीजन का तो ना उसने कुछ बताया है, ना उसने ऑक्सीजन के बारे में कुछ पूछा है। मलाइका, मोलर रेशो तो हम उसकी बनाते हैं जिसके बारे में कुछ पता होता है और जिसके बारे में कुछ पूछा गया होता है। आपको हाइड्रोजन का वॉल्यूम पता है, ठीक है, और आपसे वाटर का मास पूछा गया है, मैं तो सिर्फ इन्हीं की रेशो बनाऊंगा, मैं तो सिर्फ इन्हीं की रेशो बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ओके। थर्ड स्टेप इज क्या? थर्ड स्टेप इज सर कन्वर्जन।
कन्वर्जन कैसे करें? कन्वर्जन करें अकॉर्डिंग टू द डेटा, अकॉर्डिंग टू द डेटा। कन्वर्जन ऑफ व्हाट? कन्वर्जन ऑफ द रेशो, conversion of the ratio according to the data, conversion of the ratio, रेशो को कन्वर्ट करें भी। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? सर ये एक मोल है किसका? 1 मोल ऑफ व्हाट? व्हाट इज इट? इट इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या पता है आपको? हाइड्रोजन का डेटा किस चीज का है? सर हाइड्रोजन का डेटा वॉल्यूम के बारे में है। ओके, वाटर का डेटा किसके बारे में है? सर वाटर का डेटा मास के बारे में है। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है ना? तो 1 मोल को किस में कन्वर्ट करना पसंद करेंगे आप लोग? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या लिखना पसंद करेंगे आप लोग? हाइड्रोजन के मोल्स को किस चीज में कन्वर्ट करूं? बताओ ना यार, जवाब दो भाई। सर वॉल्यूम में कन्वर्ट करें, वॉल्यूम में कन्वर्ट करें। ओके बताएं, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 24 dm³ होता है सर। कर दिया कन्वर्ट, कर दिया कन्वर्ट। किसी को मसला है? किसी को मसला है? ओके, पानी के 1 मोल को, ये जो 1 मोल ऑफ पानी है, इसको किस में कन्वर्ट करूं? पानी के इस 1 मोल को किस में कन्वर्ट करूं? पानी का डेटा किसके बारे में है? लाइक पानी का क्या इन्वॉल्व है? सर हाइड्रोजन को तो वॉल्यूम इन्वॉल्व था, पानी का क्या इन्वॉल्व है? पानी का सर मैस पूछा उसने। अच्छा, पानी का मैस इन्वॉल्व है, तो पानी के 1 मोल का मैस बताओ मुझे। पानी के 1 मोल का मैस बताओ मुझे। उसके लिए जरा रफ वर्क में क्या करना पड़ेगा? रफ वर्क में वो mr निकालना पड़ेगा। सर mr होता है वो 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, इट इज इक्वल्स टू 18। ओके, तो 1 मोल इज इक्वल्स टू क्या? 18 ग्राम्स। ओके जी, किसको मसला इस बात से? किसको मसला इस बात से? आपने अगर कन्वर्जन पिछले पेजेस पे सीखी है तो इस स्टेप की, सिर्फ इस स्टेप की खातिर मुझे आपको सारा कन्वर्जन पढ़ाना पड़ा। 1 मोल में मैस इतना होता है, 1 मोल में पार्टिकल्स इतने होते हैं, 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है, 1 मोल की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होती है। ये अदरवाइज मुझे वो पूरा खप पढ़ाने की जरूरत, ये जो आपको आज आपको पढ़ाया गया ना, ये जो आपको पहले आज 4 सफ़े सिखाए गए हैं कि जी 1 मोल को मैस में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, पार्टिकल्स में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का ये सीन होता है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स किए कन्वर्जन के। अब मैं चाहता हूँ ये 6, 7, 8, 9 रिलेशनशिप्स बनाए हैं कि जब आपको यहाँ पे कन्वर्जन करनी पड़े तो आपका दिमाग ठक चल रहा और आप विदाउट लिखे। यहाँ तो 1 मोल का वॉल्यूम 24 आसान था, 1 मोल का मैथ साइड पर रफ वर्क में निकालिए 18 ग्राम आसान था। अभी मैं 2, 2, 3, 3 मोल्स की बात करता हूँ, जरा सब्र करें, सब्र करते हैं। Now what is step number 4? Please tell me that. Put the given data. What is the given data? सर इसका वॉल्यूम था 12 dm³, तो सर इसका मैस होगा x ग्राम। अब आपको खुद ब खुद नहीं लगता सर इसकी तो शक्ल ही बिल्कुल यूनिटरी जैसी? dm³ के नीचे dm³ आ गया, ग्राम के नीचे ग्राम आ गया, पकड़ के करें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, x will come out to be क्या? It will come out to be 9 grams। जी भाई, जरा सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप, लेकिन हमेशा तो इतनी इजी वैल्यूज नहीं होंगी ना, हमेशा तो इतनी इजी वैल्यूज नहीं होंगी ना। हाँ जी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, वाह भाई, हाँ जी वाह भाई। चलो जी, एक बच्चे ने कहा सर जी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ओके लेमनेड बनाजी और पी जासी। चलो जी, इंग्लिश 1 पी। ओके, सो ये है जी असल आपका चैप्टर। हाँ जी, लमलेट, बिल्कुल एग्जैक्टली। जी, सुर साथ ही छुट्टी छुट्टी, नो 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 नो, अभी छुट्टी छुट्टी ने भी 5 मिनट है हमारे पास, 1-2 न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं हम। और दिस पेज इज एक्चुअली नोन एज मोल्स। ये वो सवाल है, ये वो सफ़ा है जिस सफ़े से बच्चे पता नहीं क्यों परेशान होते हैं। आई डोंट गेट दिस। मुझे उम्मीद है मेरे शागिर्दों को, जिसने मुझसे पढ़ लिया है, जिसने आपने ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं, जिसने 4 स्टेप्स को रट लिया है,
उसको कभी जिंदगी में मोल से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, उसको कभी जिंदगी में मोल से प्रॉब्लम नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है, अभी के बाद से अब आपको क्या कहना है, अब आपको कहना है सर केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, वो मोल्स है। अगर कभी आप में से कोई ये कहता था कि केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल चैप्टर मोल्स है, तो मैं ये चाहता हूं, मैंने इस तरीके से 4 स्टेप्स डिजाइन किए हुए हैं कि आप ये कहें कि सर सबसे आसान है, बस 4 स्टेप्स है, रटा मार लिए, वो कर लेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे, बैलेंस करना हमें आता है, वो तो पिछले चैप्टरों से आता है। अगर किसी को बैलेंस करना नहीं आता तो ये मोल्स का मसला नहीं है, फिर इसका मतलब उसको मोल्स में मसला नहीं है। अगर उसको रिएक्शन लिखना नहीं आता या रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता तो उसको मोल्स की पसंदीदगी या नापसंदीदगी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो तो पिछली केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है उसको। हाँ जी, एक बच्चे ने कहा सर आपके पढ़ाने से पहले मोल्स काला जादू लगता था। अच्छा, अब क्या मोल्स सफेद जादू हो गया? रिएक्शन लिखना, रिएक्शन बैलेंस करना वो इस चैप्टर का प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो किसी और चैप्टर का प्रॉब्लम है। ओके जी, वो प्रॉब्लम हल हो गया, वो तो पहले से हल होना चाहिए। रिएक्शन लिखा हो, बैलेंस हुआ हो, तो इसके इतने मोल्स हैं, उसके इतने मोल्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है? मतलब रिएक्शन लिखा है आपके पास, आपने जस्ट चेक करना जी हाइड्रोजन के साथ इतने कोफिशिएंट है, उसका ये कोफिशिएंट है, लिख दिया जी कोफिशिएंट। बस एक चीज रहेगी ना सर, उन कोफिशिएंट्स को सवाल के अकॉर्डिंगली चेंज करना है, बस। यहाँ फटा है, यहाँ फटा है कि सर ये थोड़ा सोचना पड़ता है कि हाइड्रोजन की का वॉल्यूम इन्वॉल्व है, तो इसके मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। सर अब वाटर का मास इन्वॉल्व है, तो इसके मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे। बस द मोमेंट यू कन्वर्ट देम, नाउ इट इज जस्ट पुटिंग द गिवन डेटा एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग एंड गेटिंग द आंसर। किसी को प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। ओके, let me write another question, one more question please, one more question, ताकि आपको ये पक्का हो जाए, आपके दिमाग में पक्का हो जाए। हाँ, असल मसला ये है, असल मसला ये है कि बच्चे ने कहा सर असल में हमें ये चैप्टर पहले पढ़ा देते हैं, इसलिए कुछ समझ ही नहीं आता। जी भाई, सो असल उस्तादी क्या होती है? असल उस्तादी इसको कहते हैं कि बंदे को पता हो कि कौन सी बात कब पढ़ानी है। जी, कौन सी बात कब बतानी है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। पढ़ाना तो ठीक है, पढ़ा तो हर कोई लेता है, लेकिन कब क्या पढ़ाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सो चलें अगला सवाल लिखते हैं, अगला सवाल लिखते हैं। सवाल लिखें, व्हाट इज द वॉल्यूम what is the volume of hydrogen gas required what is the volume of hydrogen gas required to react completely with 15 grams of nitrogen to produce ammonia। ये लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, व्हाट इज द वॉल्यूम of hydrogen gas required to react completely with 15 grams of nitrogen gas, it is mass ether, to produce ammonia। आपको नहीं लगता रिएक्शन की हिंट दे दी है मैंने? हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग completely with nitrogen, what is the mass of hydrogen gas required to react completely with nitrogen? Hydrogen gas react completely with nitrogen gas, react completely का मतलब है ये वाली बात, to produce ammonia। हाँ जी, पढ़ा हुआ नहीं है? रिएक्शन पढ़ा हुआ है ना? हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस अमोनिया, ऐसे ही है ना?
रिएक्शन तो लिख दिया मैंने, रिएक्शन तो लिख दिया मैंने। अब सीन क्या है? सीन ये सर, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अननोन है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अननोन है। ओके, क्या नोन है? रिएक्ट कंप्लीटली विद 15 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मास 15 ग्राम है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। रिएक्शन भी मैंने लिख दिया है और रिएक्शन के ऊपर ही मैंने सवाल का डेटा भी लिख दिया है कि क्या मुझे पता है और क्या मुझे नहीं पता है, क्या मुझे पता है और क्या मुझे नहीं पता है, वो भी मैंने लिख दिया। आप में से अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ जी, किसी को प्रॉब्लम है इस बात से क्या? No? Okay. Now let us follow the 4 steps. एज कितने हैं यहाँ पे? 2। ओके, वहां पे कितने हैं? 3। अच्छा, एन कितने हैं यहाँ पे? 2। यहाँ करें ना सर जरा, 2 से मल्टीप्लाई, एन तो बैलेंस हुए ना। एज हो गए 3 2 6, यहाँ करें 3 से मल्टीप्लाई। किसी को मसला? दिस वॉज स्टेप नंबर 1, बैलेंस द रिएक्शन। आई हैव बैलेंस्ड द रिएक्शन, इट मस्ट बी 1 देन। पहले स्टेप में किसी को प्रॉब्लम? हवा चल रही कि बारिश हो रही है? हवा चल रही है जी। बैलेंसिंग होगी। व्हाट इज सेकंड स्टेप? जो पता है और जो नहीं पता उसकी लिखें मोलर रेशो। इसके हो गए सर जी 3 मोल्स, इसके हो गए ना जी 1 मोल। ओके, पहला स्टेप था बैलेंसिंग, कर ली। दूसरा स्टेप था मोलर रेशो, वो भी लिख दिया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा करें। हाँ जी, क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? हाँ जी, एनीवन? देख लो भाई, हाँ या ना कर दो प्लीज, हाँ या ना कर दो। नहीं सर, कोई मसला नहीं। ओके हो गया। अगर मसला नहीं है, अगर मसला नहीं है, अगर मसला नहीं है, अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। व्हाट इज थर्ड स्टेप? बच्चों प्लीज सब के सब बताएं, इसके बाद अगला स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप क्या है? क्या मैं दिल लिखूं कि ये एक्स डीएम क्यूब होगा और ये 15 ग्राम होगा, ऐसे लिखूं? सही लिख रहा हूं? पुट द गिवन डेटा कर दूं? नहीं 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 सर जी, नहीं नहीं नहीं, क्या करूं फिर? क्या करूं सर? पहले कन्वर्ट तो करें। ये वो गलती है जो आप लोग करते हैं। मोलर रेशो लिखी, डेटा लिखा, ठकाठक ठकाठक, खत्म सवाल, नंबर दिए उसने, फिर 0। तो पुत्र कन्वर्ट किए बगैर आगे नहीं जाना, कन्वर्जन बड़ी जरूरी है। ये वो गलती है, मैं आपको खुद आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि बच्चों ने गलती करनी क्या है। बच्चों ने कन्वर्जन ही नहीं करनी, उन्हें रेशो लिखनी है, ऊपर का डेटा लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और अल्लाह को प्यारा करना है सवाल। पुत्र कन्वर्ट कर लें, 3 मोल्स को कन्वर्ट करें। 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को किस में कन्वर्ट करूं? हाइड्रोजन का डेटा है अबाउट वॉल्यूम, तो मुझे प्लीज बताना पसंद करेंगे कि 3 मोल्स का वॉल्यूम कितना होता है? 3 मोल्स का वॉल्यूम बताएं, 3 मोल्स का वॉल्यूम बताएं। 1 मोल का कितना होता है वॉल्यूम? 1 मोल का वॉल्यूम होता है सर जी 24 डीएम क्यूब। तो क्या आप लोगों का इतना मेंटल मैथ्स काम नहीं करेगा कि आप 3 मोल्स का वॉल्यूम मुझे बता सकें? दैट इज 70 क्या, 72 डीएम क्यूब। दैट इज 72 डीएम क्यूब। ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया जी। ओके हो गया, ओके हो गया। आपने हाइड्रोजन के मोल्स को, हाइड्रोजन के 3 मोल्स को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। ओके, आप ये किसके मोल्स हैं? दिस इज द मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का सवाल है अबाउट व्हाट? अबाउट मास। तो नाइट्रोजन के मोल्स को किस में कन्वर्ट करना चाहिए? नाइट्रोजन के मोल्स को किस क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहिए? प्लीज बताइए। सर मैस में कन्वर्ट करना चाहिए, मैस में कन्वर्ट करना चाहिए। उसके लिए आपको साइड पे रफ वर्क में क्या करना पड़ेगा? इसका एमआर चेक करना पड़ेगा। एमआर ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज इट? इट इज, नाइट्रोजन कितना होता है? 14 14 into 2, व्हाट इज इट? इट इज 28। ये साइड पे आपको रफ वर्क में काम करना पड़ेगा। तो आप कहें सर जी इट इज 28 ग्राम। किधर किधर रफ वर्क में करना पड़ा आपको? देखिए, 2 बातें सुनिए। आपको यहाँ पे भी रफ वर्क में क्या करना पड़ेगा कि सर वो क्या बोलते हैं
एक मोल का वॉल्यूम होता है, सर अगर नाइट्रोजन के 2 मोल्स होते हैं तो बताता हूँ, एक मोल का सर जी वॉल्यूम होता है 24 dm³, तो 3 मोल्स का वॉल्यूम होता है x dm³, वो होता है सर वो x इज इक्वल टू, ये सारा दिमाग में चल रहा है कि नहीं चल रहा? ये इधर से दिमाग में चलेगा, इधर सर इधर से क्या दिमाग में चलेगा सर, एक मोल का जो मास होता है ना वो होता है mr के बराबर, सर इसका जो mr है ना वो है 14 × 2 दैट इज 28 के बराबर। तो यहाँ ये रफ वर्क चल रहा था, वहाँ वो रफ वर्क चल रहा था। आपको समझ आया दोनों की कन्वर्जन के लिए क्या रफ वर्क है, क्या रफ वर्क है? इन 3 मोल्स को 72 dm³ में कन्वर्ट करने के लिए एक मोल का वॉल्यूम 24 dm³ है, 3 मोल्स का वॉल्यूम x dm³ है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो या तो दिमाग में कर लो या तो दिल दिमाग में कर लो इसको। ये इधर से कन्वर्जन का रफ वर्क है। एक मोल का मास इज 28 ग्राम, और अगर 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 एक बच्चे ने कहा सर अगर यहाँ 1 ना लिखा होता बल्कि 2 लिखा होता तो क्या करते? तो भाई 2 मोल्स का मास क्या होता? एक मोल का 28 है, 2 मोल्स का 56 ग्राम होता। मेंटल मैथ्स है ना, मेंटल मैथ्स है सर, ठीक है। तीसरा स्टेप भी हो गया जी। प्लीज टेल मी व्हाट इज द फोर्थ स्टेप नाउ? पुट द गिवन डेटा नाउ, पुट द गिवन डेटा नाउ। व्हाट इज द गिवन डेटा? इट इज, सर इसका पता नहीं वॉल्यूम x dm³ है और इसका जो मास है वो 15 ग्राम है। अब अगर आप गौर करें तो dm³ के नीचे dm³ आ गया है, ग्राम के नीचे ग्राम आ गया है। व्हाट डू यू थिंक क्या होना चाहिए? यहाँ से आगे सर जी बस क्रॉस मल्टीप्लाई ही करें और मुझे जवाब बता दें। x comes out to be जी x is equals to 15 into 72 divided by 28। किसी ने जवाब निकाला है 38.6 dm³। जी तो भाई अब बताओ, अब बताओ किसी को मसला है? रेहान मलिक, रेहान मलिक, आपने कहा सर, आपने कहा था अराउंड लाइक मोल्स। हाँ जी, दिस इज नॉट मोल्स, दिस इज यूनिटरी मेथड, दिस इज समथिंग। याद है वो, अगर मैं आपको कभी मैथ्स पढ़ाता ना ओ लेवल्स वालों को, तो मैं उन्हें कहता 2 रुपए की 5 टॉफियां आती हैं, 5 रुपए की x टॉफियां आती हैं। ये तो टॉफियों का खेल है भाई, टॉफियां खरीदनी बेचनी है, ये तो इतना सिंपल यूनिटरी है। अगर यूनिटरी जिसको आता है मुझे लगता है उसके लिए मोल्स कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डू वी हैव टू राउंड द आंसर? एक्चुअल आंसर वाज, वो तो सवाल पे डिपेंड करता है ना कि राउंड करना है कि नहीं करना। कर लें, कल राउंड करें, फिलहाल राउंड करें, फिलहाल राउंडेड जवाब ही दें। मैंने आपको मालूम, मैंने कहा था मैं राउंडिंग के असूल आखिरी दिन पढ़ाऊंगा, आखिरी दिन पढ़ाऊंगा कब राउंड करना है कब नहीं करना, कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड करना है, क्या सीन है क्या सीन नहीं है, ये आखिरी चैप्टर में डिस्कस होगा। क्या टाइम चल रहा है भाई? 12 बज गए हैं। गोद ना है क्या, ये क्या लिखा है? पता नहीं क्या लिखा है। अच्छा, सो बच्चों ए लेवल्स वालों की छुट्टी है, ओ लेवल्स वालों से मैंने 5 मिनट गुफ्तगू